हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे यार, कोई एसी चला दो यार। सही है सही है। जसन ने म्यूजिक स्टार्ट होते ही अपने ब्लेजर के बटन खोले और उसे घुमाते हुए दूर फेंक दिया। सारी लाइट अति और जसन पर ही फोकस हो रही थी। थोड़ी देर पहले जो हुआ सबके दिमाग से निकल चुका था, क्योंकि अगर नहीं निकलता तो जसन सिंह उन्हें दुनिया से ही निकाल देता। बाकी सारी फेंक लगे, देख के तुझको ब्रेक लगे। दूर दूर से ठीक है रानी, पास आऊँ तो सेक लगे। जसन ने अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले हुए और अति की तरफ बढ़ते हुए पहले इधर उधर नज़र घुमाई और फिर एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और उसके करीब आकर एक पल के लिए उसके करीब होकर उससे अलग हुआ। पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया। सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना छूट गया। जसन के करीब आकर अलग होने से अति ने उसके सीने पर हाथ रखे और उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए अपनी उंगली और अंगूठे को पानी को बूंद टपकाते हुए आगे किया। कैसी गुंडागर्दी है, बंदी है तू बेदर्दी है। जसन ने भी मुस्कुराते हुए अति को देखा और फिर उसे कमर से थाम कर खुद से सटा लिया। सर्दी में भी कर दी है, कर दी है कर दी। दोनों ने अपने चेहरे को एक दूसरे के चेहरे के बाएं दाएं लाते हुए अपने गालों को बारी बारी से रगड़ा और जसन एकदम से घुटनों के बल बैठ गया। जसन ने अपना चेहरा अति की कमर के बिल्कुल करीब किया हुआ था। उधर अति की कमर लचकते हुए हरकत कर रही थी तो दूसरी तरफ जसन के चेहरे पर कातिलाना एक्सप्रेशंस कहर ढा रहे थे और इधर गाना बज रहा था। दोनों का डांस खत्म हुआ तो सब लोगों ने उनके लिए तालियां बजाई। अति ने जो भी ड्रिंक पी थी अब उसका नशा उस पर बहुत ज़्यादा हैवी होने लगा था, जो उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। इसलिए जसन ने पार्टी ओवर कर दी। आपने सबको भेज क्यों दिया? अभी मैं सबको नचाती तो कितना मज़ा आता। अति ने खुद में ही झूमते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट चिपकी हुई थी जो उससे अलग होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जसन ने उसका हाथ पकड़ रखा था, वरना वो तो खुद के पैरों पर खड़े होने लायक ही नहीं थी। घर के मेंबर अभी भी वहीं पर मौजूद थे। नियति, रागिनी, हर्ष और मनीषा अभी भी उसे ही देख रहे थे और मन ही मन जल भी रहे थे। अगर उनमें से किसी ने ये हरकत की होती तो अब तक तो जसन ने उनको घर से बाहर निकाल दिया होता, लेकिन अति को तो वो ऐसे ही ट्रीट कर रहा था जैसे वो कहीं की राजकुमारी हो। पर उनकी भी कोई गलती नहीं थी। भले ही अति राजकुमारी नहीं थी, पर वो क्वीन थी, क्वीन अपने किंग की, और इसी वजह से नियति उसे घूरते हुए देख रही थी। वो जसन की तरफ बढ़ी और बोली, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अति को कुछ ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा लिया है? मतलब देखो उसकी हालत। घर में इतने सारे गेस्ट आए हुए थे और उसने ड्रिंक कर ली, जबकि तुम तो खुद भी ड्रिंक नहीं करते हो। अति, जो अब लगभग अपने पूरे होश खो चुकी थी, उसने उसकी बात सुनी तो आगे बढ़ते हुए बोली, तो आपको इतनी चूल क्यों मच रही है? पी मैंने है, आप क्यों बकवास कर रही हैं? जैसन जी मुझे सिर पर चढ़ाएं या पीठ पर लटका कर घूमे, आपको इससे क्या मतलब? देखा तुमने कैसी बातें कर रही है ये। माना अब ये तुम्हारी बीवी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमसे कोई बात भी ना कर सकती। मैं तो सिर्फ एक दोस्त होने के नाते ही तुम्हें समझाने आई थी। जसन ने अति को थोड़ा सा पीछे खींचा, लेकिन अति फिर से आगे हुई और बोली, पर मेरे पति को आपकी किसी सलाह की ज़रूरत नहीं मैडम, जाइए यहाँ से। मुझे लगता है मिस्टर वर्मा सही कह रहे थे। जब से तुम्हारी शादी किससे हुई है, सच में घमंड आ गया है तुम में। उसकी बात सुनकर जसन के चेहरे की नसें तन गईं, लेकिन वह कुछ कहता उससे पहले ही अति ने नियति के सीने पर हाथ रखा। अब उसकी नसें से झूलती आंखें एकदम स्थिर और लाल हो गई थी। घमंड तो होना ही था, करोड़ों में एक है वो जिसकी बीवी हूँ मैं। उनके प्यार के साथ ये घमंड भी उन्हीं से पाया है मैंने। और रही बात उनको समझाने की, तो पहले आपको खुद कुछ समझने की ज़रूरत है। भले ही वो आपके पति रहे होंगे और बहुत कुछ हुआ होगा आपके बीच, जैसे डांस और सबके सामने प्यार व्यार, पर मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं।
मुझे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप अपनी आंखें खोल कर देखिए कि जो आपके सामने खड़े हैं वो सिर्फ आपके दोस्त नहीं, मेरे पति भी हैं। और जब कोई तीसरा आकर उन्हें बताए कि उन्हें मुझे कैसे रखना चाहिए, कैसे नहीं, तो ये मुझे पसंद नहीं, और जो मुझे पसंद नहीं वो इन्हें पसंद कैसे आ सकता है। उसने जशन की तरफ हल्की सी नज़र डाली और कहा, तो वो मुस्कुराया, लेकिन नियति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने जशन की तरफ देखा और इंतज़ार करती रही कि वो कुछ बोले, लेकिन जब वो नहीं बोला तो वो वहाँ से जाने लगी। लेकिन तब जशन आगे बढ़ा और उसने अति की कमर पर हाथ रख उसे अपने बिल्कुल करीब कर लिया और नियति को रोकते हुए बोला, 1 मिनट नियति, मिस्टर वर्मा ने जो कहा वो तो तुमने सुन लिया, लेकिन मैंने जो कहा वो शायद तुम्हें सुनाई नहीं दिया। मेरी बीवी मेरे सिर का ताज है और ताज सिर पर ही सजता है, और आगे से मुझे कोई सलाह मत देना, क्योंकि ऐसी सलाहों को मैं अपनी जूती तले रखता हूँ। उसकी बात सुनकर नियति और ज़्यादा चिढ़ गई और वहाँ से दूसरी तरफ बढ़ते हुए मन ही मन बोली, तुम्हारे इस सिर के ताज को अगर मैंने भी अपने पैरों तले नहीं रौंदा तो मैं भी नियति नहीं। उसके जाने के बाद जसन ने अति को गोद में उठाया और अंदर ले जाने लगा, लेकिन अति उसकी गोद में मचलने लगी। छोड़िए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप बहुत बुरे हैं। आपने मुझे पार्टी में एंजॉय तो करने नहीं दिया, इतनी जल्दी सबको भेज दिया। अभी मुझे सबका डांस देखना था। हाय गर्मी, वो गुस्से में भी मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन जसन ने उसे नहीं छोड़ा और सीधा अपने कमरे में ले आया और बेड पर बिठाते हुए बोला, क्या एक मैं कम हूँ तुम्हारे इशारों पर नाचने वाला, जो अब तुम्हें औरों को नाचते देखना है। अति ने उसकी गर्दन पर अपनी बाहें किसी हार की तरह लपेटी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या आप सच में वही करेंगे जो मैं आपसे करने को कहूँगी? एक बार कहकर तो देखो। जसन भी उसकी आंखों में देखते हुए मदहोशी से बोला। अति ने उसकी गर्दन को खींचकर उसे अपने ऊपर पूरी तरह झुकाया और बोली, प्यार कीजिए ना मुझे, जैसे आप नियति को करते थे। उसकी बात सुनकर जसन के चेहरे का रंग एकदम से बदलने लगा। प्यार की जगह उसके चेहरे पर गुस्सा उतरने लगा था। कीजिए ना वही प्यार मुझे भी। आपको पता है मैंने कह तो दिया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके और उनके बीच क्या था, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। मेरा दिल जलता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस बारे में ना सोचूं, लेकिन इस दिल को कैसे समझाऊं? यह मेरी बात समझता ही नहीं। उसने अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। जसन उसकी बात सुन रहा था। उसने अति की बाहें अपनी गर्दन से हटा दी और मिले जुले एक्सप्रेशंस के साथ उसे देखने लगा। अति की बातें सुनकर जसन के चेहरे पर मिले जुले एक्सप्रेशंस आ गए थे, जिनमें गुस्सा भी था और हैरानी भी। गुस्सा उसे नियति पर था, जिसने अति के दिमाग में फालतू बातें डाली, और हैरानगी उसे अति पर थी कि वो उसकी बातों में कैसे आ सकती है, क्योंकि जहाँ तक वो अपनी बेबी डॉल को जानता है वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार में बड़े से बड़ा इंसान भी छोटी छोटी चीज़ों से प्रभावित होने लगता है। शायद इसी वजह से उसकी बेबी डॉल उसे लेकर इनसिक्योर फील कर रही थी। उसका ये कहना कि उसका दिल नहीं समझता मतलब साफ था कि वो ना चाहते हुए भी लोगों की बातों से इफ़ेक्ट होती है और उसका दिल जलता है। यह शायद उसकी कच्ची उम्र की नासमझी थी, लेकिन जसन को उसकी इस बात से नाराज़गी बिल्कुल नहीं थी। हाँ, उसे बुरा लगा जब अति ने उससे कहा कि वो उससे वैसे प्यार करे जैसे वो नियति से करता है, लेकिन इसमें अति की कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि वो जानती ही नहीं उसके और नियति के बीच क्या रिश्ता था और उन दोनों के बीच क्या हुआ। अगर उसे पता होता तो शायद वो ये बात कभी अपनी ज़ुबान से कहती ही नहीं। पर एक बात क्लियर हो चुकी थी कि उसकी बेबी डॉल उसके लिए इनसिक्योर हो जाती है, और अब उसकी इनसिक्योरिटी खुद जसन ही दूर करने वाला था। उसे यकीन दिलाने वाला था कि उसका जसन सिर्फ उसका है, और जो प्यार वो उसे करता है वो ना उसने कभी किसी से किया और ना ही करेगा। क्या हुआ, नहीं करेंगे आप मुझे वैसे प्यार जैसे आप नियति से करते थे? अति एक बार फिर से उसकी तरफ देखती हुई बोली। उसकी आंखें बेहद नशीली हो चुकी थी, जो वो ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश कर रही थी। जसन मुस्कुराया और अपने कपड़े खोलने लगा। सिर्फ शॉर्ट्स पहनकर वो बेड की दूसरी तरफ आया
और उसने अति को भी अपनी तरफ सरका लिया। पहले उसने उसकी कमर के नीचे हाथ लगाते हुए उसके गाउन की डोरी खोल दी और फिर उसका गाउन उसके जिस्म से अलग कर दिया और उसे एक छीनी सी नेट की नाइटी पहना दी। अति अभी भी उसकी तरफ देख रही थी और उसकी नशीली आंखों में अब प्यार की तलब भी बढ़ती जा रही थी। पर जसन बेड पर अच्छे से लेटा और उसने अति को भी अपने सीने से लगाकर उसके माथे को बड़े प्यार से चूम कर अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा नहीं था कि वो अति को प्यार नहीं करना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि वो दोनों जब भी एक दूसरे से प्यार करें तब दोनों होश में हों, और इस वक्त अति अपने होश में नहीं थी। इसलिए उसने उसे सुलाने की कोशिश की, लेकिन अति तो आंखें फाड़ कर उसे देख रही थी। वो अपने पति से उसे प्यार करने को कह रही थी, लेकिन उसका पति तो खड़ूस सा मुँह लिए सोने की तैयारी में था। क्या फ़ायदा इतनी हॉट एंड सेक्सी पति के होने का, जब पत्नी को प्यार चाहिए हो तो मिले ही ना। वो जसन से दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने उसे कस कर पकड़ रखा था। उसे छूटना तो दूर, उसकी पकड़ में हिल पाना भी उसके लिए मुश्किल था, जो अति के गुस्से को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट तैरने लगी। उसने खुद को छुड़ाना बंद कर दिया और धीरे धीरे जसन की गर्दन के पास अपने होंठ चलाने लगी। जसन ने ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था। जब उसे अति से होंठ अपनी गर्दन पर महसूस हुए तो उसने बिना आंखें खोले ही कहा, सो जाओ बेबी डॉल, कल सुबह तुम्हें कॉलेज भी जाना है। आपको भी तो ऑफिस जाना होगा, इसलिए कह रही हूँ, सुला दो मुझे, लेकिन सुलाने से पहले मेरी मांग पूरी करो। मेरी मांग पूरी करो, मेरी मांगें पूरी करो। वो हंसते हुए बोली तो जसन ने एक आंख खोलकर उसकी तरफ देखा, जो अब उसके चेहरे को ही देख रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी हर एक डिज़ायर पूरी करना तो मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन फ़िलहाल तुम उस स्टेट में नहीं हो। मैं नहीं चाहता मेरे प्यार का नशा तुम पर तब चढ़े जब पहले ही से ही तुम नशे में हो। मैं कहाँ हूँ नशे में, मुझ पर तो सिर्फ आपके प्यार का ही नशा है। देखिए कैसे ये होंठ मचल रहे हैं आपके होंठों को पाने के लिए। उसने अपने होंठों को जसन की तरफ बढ़ाकर कहा और फिर उन्हें अपनी जीभ से तर किया। उसकी इस हरकत ने जसन को अपनी दोनों आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। उसने अति को अपनी बाहों में भरकर यूं ही अपने सीने पर लिटा लिया और बोला, अगर इन होठों को प्यास मेरे प्यार की है तो इन्होंने शराब को कैसे छुआ। मैंने कहाँ छुआ, मैंने तो सिर्फ पानी पिया था, लेकिन जब से पिया है तब से पूरी दुनिया रंगीन दिखाई दे रही है। मैंने वो पानी दोबारा ढूंढा, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। शायद आपने मंगवाया ही कम था। उसकी बात सुनकर जसन सोच में पड़ गया। आखिर क्या पिया होगा अति ने। अब बात मत बदलिए। नहीं नहीं, आप कुछ भी मत बदलिए। आप तो मुझे प्यार करिए बहुत सारा, जितना आप नियति को करते थे, ताकि मैं भी उन्हें बता सकूं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इतना कि उतना प्यार आप उनसे भी नहीं कर सकते। एक बार फिर से अति के दिमाग पर नियति की बातें हावी हो रही थी, लेकिन उसकी बातों ने जसन के दिमाग में सब कुछ क्लियर कर दिया था। उसे सब समझ आ चुका था। अति का बाथरूम में जाना और उसके बाद सीधा उसे डांस के लिए कहना, और फिर उस तरह की बातें उसने ड्रिंक की नहीं थी, बल्कि उसे ड्रिंक करवाई गई थी। मेरे तो दुश्मन भी बड़े निकम्मे हैं, कुछ काम के नहीं। दुश्मनी जसन सिंह शेखावत से और सोच चवन्नी छाप। वो मन ही मन कहते हुए मुस्कुराया और फिर अपनी बेबी डॉल को देखने लगा, जो कब से एक ही राग गाए जा रही थी, मुझसे प्यार करो, मुझसे प्यार करो। अति उसको मुस्कुराते हुए देख चिढ़ रही थी। उसने उसे घूरना शुरू कर दिया और गुस्से से बोली, मतलब आप मुझे प्यार नहीं करेंगे? ठीक है, अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। कहते हुए वो जसन के सीने पर लेटे लेटे ही उठकर बैठ गई और उसके सीने पर झुककर उसकी गर्दन को चूमने लगी। उसके होठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर जसन पहले तो नॉर्मल रहा, लेकिन अति लगातार उसकी गर्दन पर चूम रही थी। कभी कॉलर बोन के पास जाकर अपने होठों से वहाँ पर हल्का हल्का लिक करती, तो कभी उसके सीने पर आकर उसे लव बाइट्स देती। जसन की सांसें बढ़ने लगी और शरीर में हलचल होने लगी थी। वह खुद पर काबू रख रहा था, लेकिन बेकाबू होती अति ने उसे भी बेकाबू करना शुरू कर दिया। जब उसने उसके होठों को चूमना शुरू किया
वो धीरे से उसके होठों पर अपने होठ रखती और फिर उन्हें वापस हटा लेती। ऐसा वो लगातार कर रही थी। उसके हाथ जशन की कमर के पास चल रहे थे, जिससे उसके जिस्म में होती हलचल बढ़ती जा रही थी। अति अब उसके होठों पर हल्की सी जीभ फेरने लगी थी और उसके होठों के पास अपने होठ लाती और अपनी जीभ कुछ इस तरह से अपने होठों पर चलाती कि जशन के होठ भी उसकी जीभ से टच हो जाते। लेकिन उसका यूं करना जशन को तड़पा रहा था, क्योंकि वो ना तो उसे पूरी तरह से चूम रही थी और ना ही छोड़ रही थी। आखिर उसने भी अपना कंट्रोल खो दिया और एकदम से अति को पलट कर अपने नीचे कर दिया और उसके होठों को बड़े पैशन से चूमने लगा। अति मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन उसके होठ जशन के होठों की कैद में थे, इसलिए वो मुस्कुराहट भी उसकी सांसों में ही कहीं घुल गई। अब उसने भी जशन का साथ देना शुरू कर दिया और कभी उसकी जीभ को पूरी तरह से खाती तो कभी उसके होठों को। वो दोनों भूखे भेड़ियों की तरह एक दूसरे पर टूटकर खाने की कोशिश कर रहे थे। जशन को महसूस हुआ कि वो क्या करने जा रहा था। उसकी बेबी डॉल अभी 18 की भी नहीं हुई और वो उसके साथ इंटीमेट होने जा रहा था। उसने सोचा था कि वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन फिर आज कैसे खुद पर काबू खो गया। अगर उसकी बेबी डॉल उसकी वजह से हर्ट हो जाती, और वो भी ये सब उस वक्त जब वो होश में भी नहीं। अगर होश आने पर वो खुद को नहीं संभाल पाई तो। और अब खुद से ज़्यादा गुस्सा अति पर आ रहा था, जो ना जाने क्या ही समझ कर बैठी है। अगर वो होश में होती तो जशन उसे बताता कि प्यार क्या होता है और कैसे होता है। उसे बताता कि वो सिर्फ उसका है और उसके प्यार पर सिर्फ उसका हक है। वो क्यों दूसरों के बारे में सोचकर जला रही है खुद को। अगर वो होश में होती तो वो उसे खुद के प्यार की आग में जलाता और फिर ठंडक भी वो ही देता उसे। वो अति के ऊपर हुआ और उसे पीछे सिर से पकड़कर ऊपर उठाते हुए अपनी जांघों पर बिठा लिया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, खुद पर बहुत काबू है मेरा, लेकिन तुमने मुझे बेकाबू कर दिया। जितना तुम्हें मुझे पाने की चाहत है, उससे ज़्यादा हसरत है मुझे तुम में खोने की। लेकिन मेरी जान, जब ये आंखें नशे से नहीं शर्म से बंद हों, तब मैं उनमें कैद होना चाहता हूँ। नशा दारू का हो तो उतर जाता है, लेकिन मेरी मोहब्बत तो सिर चढ़कर बोलेगी और मुझे उस नशे में नशेड़ी होना है। इतना कहकर उसने अति के होठों पर अपने होठ रख दिए ताकि वो कुछ बोले ही ना, और फिर लगातार उसे चूमता रहा। दोनों के कपड़े लगभग उतरे हुए थे, लेकिन जशन दोनों को ही कंबल से ढक लिया। अति को अपने सीने से लगाकर उसने आंखें बंद कर ली। अभी बहुत सी दूरियां थी उनमें, और सबसे बड़ी दूरी थी वक्त, जो चाहकर भी जशन पूरी नहीं कर सकता था। उसकी बेबी डॉल तैयार थी उसके लिए, लेकिन वो नहीं कर सकता था ये सब, क्योंकि अगर उसकी बेबी डॉल उसकी मोहब्बत में बेसब्र हो सकती है तो वो भी उसके इश्क में खुद को सब्र दे सकता है। उसकी बेबी डॉल उसके प्यार के लिए बर्फ़ की तरह पिघल सकती है, तो वो भी उसके प्यार के लिए खुद को इंतज़ार की आग में जला सकता है। अति सो चुकी थी और अब जशन को भी नींद आ चुकी थी, लेकिन उनका ये साथ कईयों की नींदें उड़ा चुका था। एक बाज़ार से शुरू हुई ये मोहब्बत अब अपने सफ़र पर चलने वाली थी। मोहब्बत करना तो आसान होता है, लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल। कई बार हम सोचते हैं सब हमारे हाथ में है, लेकिन जब हम वो मुट्ठी खोलते हैं तो रेत की तरह सब हमारे हाथ से निकल चुका होता है। नियति जब खेल खेलती है तो इंसान सिर्फ खिलौना बनकर रह जाता है। वो कुछ नहीं कर पाता सिवाय खुद के साथ खेलने देने से। ऐसे में किस्मत के रचे खेल में खिलौना आखिर खुद को बचा पाएगा या नहीं, ये सिर्फ नियति जानती है। सुबह हुई तो अति की आँख खुली और आंखें खुलते ही उसके सिर में ज़ोरों का दर्द शुरू हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सिर पर बहुत भारी पत्थर से मार दिया हो। उसे कल का कुछ भी याद नहीं था। उसने नज़रें कमरे में दौड़ाई तो जशन उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वो धीरे से बिस्तर पर उठकर बैठी। खुद को बिना कपड़ों के देख उसने कंबल को भी ऊपर खींचा। बालकनी का दरवाज़ा खुला तो जशन अंदर आया। उसे देख अति ने राहत की सांस ली। उसने समय देखा तो 8 बज रहे थे। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। उसने जशन की तरफ देखा और बोली, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मुझे कॉलेज जाना था और आपकी वजह से मैं लेट हो गई। जशन आईने के सामने खड़ा अपना पसीना साफ कर रहा था, क्योंकि अभी अभी वो वर्कआउट करके आया था।
उसकी बात सुनकर उसने टॉवल एक तरफ फेंका और फिर उसकी तरफ आया और कुछ सोचते हुए बोला, मुझे तुम्हें जगाना था क्या? मुझे तो लगा मुझे नियति को जगाना है, इसलिए मैंने तो जाकर उसे जगा दिया। अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी बात तो उसे समझ आई, लेकिन उस बात का तरीका समझ नहीं आया। उसने देखा तो जसन ने बाथरोब उसकी साइड में रखा हुआ था। उसने वह उठाया और पहनते हुए बोली, मुझे नहाने जाना है, आपको भी नहाना है क्या? नहीं, तुम नहाओ, मैं तो नियति के साथ जाकर नहा लूँगा। मेरा मतलब है उसके रूम में जाकर नहा लूँगा। जसन की इस बात ने तो अति को अंदर तक हिला दिया था। अब वो हैरान नहीं गुस्से से जसन को देख रही थी। जसन ने उसे देखा और उसे यूं देखते हुए उसके कुछ कहने से पहले ही रूम से बाहर आ गया। अति की आंखें हैरत में और भी ज़्यादा फैल गई। उसने अपने कपड़े लिए और जल्दी से बाथरूम में गई। आज से पहले वो कभी इतनी स्पीड में नहीं नहाई होगी। जल्दी से ही कपड़े पहनकर वो कमरे से बाहर आई और जसन को ढूंढने लगी, लेकिन जब वो उसे हॉल में कहीं नहीं मिला तो उसकी धड़कनें बढ़ने लगीं। कहीं सच में तो आप नियति के रूम में नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह खुद को ही समझाते हुए बोली और फिर जल्दी से नियति के कमरे की तरफ बढ़ी। नियति के कमरे का दरवाज़ा खुला ही था। वो अंदर आई, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम अंदर रखा, गुस्से से उसके चेहरे की नसें तन गईं, क्योंकि सच में जसन उसके कमरे में था। थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतना वक्त निकाला। मुझे तो लगा अब तो शादी के बाद मैं कभी तुमसे 2 मिनट बात भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आज तुम्हारे साथ ये कॉफ़ी पीकर मुझे बहुत अच्छा लगा। नियति कॉफ़ी के खाली कप को ट्रे में रखते हुए बोली, ये तो मुझे पीनी ही थी। खैर अब मैं चलता हूँ, हैव ए नाइस डे, जसन ने कहा और चेयर से उठा तो उसकी नज़रें अति पर गईं, जो गुस्से में गहरी गहरी सांसें लेती हुई दरवाजे पर खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसे कमर से पकड़कर थोड़ा करीब करते हुए बोला, तुम तैयार भी हो गई? मुझे तो लगा आज मुझे नाश्ता भी नियति के साथ करना पड़ेगा। अति उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली तो जसन के एक्सप्रेशंस हल्के से बदले, लेकिन अगले ही पल अति ने उसे हल्का सा धक्का देकर अलग किया और बोली, जहन्नुम में जाइए आप और आपकी नियति। इतना कहकर वो वापस से अपने कमरे की तरफ भाग गई। जसन उसकी तरफ बढ़ने लगा तो नियति ने जल्दी से उसे रोका और बोला, लगता है तुम्हारी बीवी को तुम्हारा मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद नहीं आया, लेकिन तुम्हें तो पसंद आया ना? जसन ने उसकी तरफ पलट कर कहा। उसके चेहरे पर कुछ रहस्यमयी भाव थे। नियति कुछ कहने को हुई, लेकिन उससे पहले ही उसका जी मचलना लगा। उसे लगा जैसे उसे वॉमिट हो जाएगी। वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी। जसन ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ उसे बाथरूम की तरफ जाते हुए देखा और बोला, तुमने मेरी बीवी को आधा गिलास पानी पिलाया, लेकिन मैं तुम्हारे शरीर से पानी की एक एक बूंद भी बाहर निकाल लूँगा। जसन सिंह शेखावत किसी का एहसान नहीं रखता, और अपने दुश्मनों का तो बिल्कुल भी नहीं। नियति के कमरे से निकलकर जसन अपने कमरे में आया ताकि अपनी रूठी हुई बीवी को थोड़ा सा और नाराज़ कर सके और फिर बाद में प्यार से उसे मनाए, ताकि उसे भी कुछ अक्ल आए कि किसी को परेशान कैसे किया जाता है। लेकिन कमरे में आकर जब उसे वो नहीं दिखाई दी तो वो हैरान रह गया। वो जल्दी से नीचे आया तो रमा आंटी से पूछने पर उसे पता चला कि वो तो अपने कॉलेज के लिए भी निकल गई। मुझे जहन्नुम में जाने का बोलकर खुद कॉलेज में चली गई। बेबी डॉल, लेकिन तुम भूल रही हो, तुम्हारा पति तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाएगा, और जहन्नुम में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी जन्नत तुम हो। और अगर कभी जहन्नुम में जाना भी पड़ा तो अपनी पर्सनल जन्नत मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, उसने कहा और फिर खुद की बात पर खुद ही हंसा। उसकी हंसी और भी ज़्यादा बढ़ गई जब उसने अति को इमेजिन किया कि कैसे वो गुस्से में गुब्बारे की तरह फूल कर घूम रही होगी। लेकिन अगर किसी ने इस गुब्बारे से पंगा लिया तो वो खुद नहीं फूटेगी, बल्कि सामने वाले को फोड़ देगी। तपाक, एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ से वहाँ आसपास बैठे सभी स्टूडेंट का ध्यान उस तरफ गया जहाँ से ये आवाज़ आई थी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मोना अपने गाल पर हाथ रखे अति को घूरते हुए बोली तो अति मुस्कुराई और बोली, अभी अभी तुमने अपने मुंह से ही मुझे अति जसन सिंह शेखावत कहा था, तो मेरी हिम्मत क्या होगी
इसका अंदाज़ा भी तुम्हें लगा होगा ही। और हाँ, इस बार तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, लेकिन अगली बार मेरे सामने फिर से ऐसी बकवास की तो सिर्फ गाल नहीं बल्कि पूरा मुंह लाल कर दूंगी। अति आगे की तरफ बढ़ने लगी। मोना गुस्से से उसे जाते हुए देख रही थी, लेकिन फिर उसे रोकने के इरादे से वो जल्दी से बोली, लगता है सच सुनकर तिलमिला गई हो, पर तुम चाहे जितना मर्जी गुस्सा कर लो, सच तो सच ही रहेगा। और सच यही है कि तुम्हारा और जशन सिंह शेखावत का कोई मेल नहीं। ना ही तुम में कोई स्टैंडर्ड है, और ना ही तुम में कोई क्लास है, और ना ही उनकी चॉइस इतनी घटिया हो सकती है कि वो तुम्हें अपने लिए सिलेक्ट करे। पक्का तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा जो उन्हें मजबूरन तुम्हें अपनी बीवी बनाना पड़ा होगा। और मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियाँ अमीर लड़कों को पटाने के लिए क्या करती हो। उनके सामने भोले भाले होने का नाटक करती हो, जबकि अंदर से तो उतनी ही शातिर होती हो। तुम्हारी सोच ही यही होती है कि बस एक बार उनके बिस्तर तक पहुंच जाओ और फिर परमानेंट। उसने इतना ही कहा कि अति जो पलट कर उसे देख रही थी फिर से बेकाबू हो गई और इस बार अपने गुस्से में उसका दूसरा गाल लाल कर बैठी। पहले जो हुआ वो सब बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा था, लेकिन इस बार सबकी नज़रें पहले से ही उन पर थीं। सबको अपने ऊपर हंसते हुए देखकर मोना और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई और अति पर हाथ उठाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, यू ब्लडी मिस्ट्रेस। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। अति का हाथ अभी नीचे ही था, जो उसे रोकने के लिए बढ़ा था, लेकिन उससे पहले ही किसी और ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर रोक दिया, और वो कोई और नहीं, खुद अक्षर सिंघानिया था। अक्षर सिंघानिया को वहाँ देख कर अति और मोना दोनों ही चौंक गई थी, लेकिन अक्षर गुस्से से सिर्फ मोना को देख रहा था और यूं ही गुस्से में बोला, लगता है तुम जैसे खुद हो वैसा ही दूसरों के बारे में भी सोच रखती हो। तुम्हारी अपनी क्लास और स्टैंडर्ड क्या है ये तो तुम भी जानती हो, और तुम मेरी गर्लफ्रेंड कैसे बनी ये तो पूरा कॉलेज जानता है। पूरा कॉलेज जानता होगा, लेकिन मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मेरे सामने अपना ज्ञान मत देना। बस अपनी गर्लफ्रेंड को संभालो और खुद और इसे भी मुझसे दूर रखो। अति उसकी बात बीच में काटते हुए ही बोली। अक्षर ने एक नज़र हैरानी से उसे देखा और फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ बहुत गुस्सा है, लेकिन कभी ठंडे दिमाग से भी बात किया करो तुम। मुझे कैसी बात करनी है वो मैं खुद देख लूँगी। तुम अपना और अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखो, अति ने दोबारा कहा और वहाँ से चली गई। मोना गुस्से से उसे जाते हुए देख रही थी, तो अक्षर की नज़रों में कुछ अलग ही भाव थे। अति ने अपने आसपास ध्यान दिया, जहाँ पहले सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे, अब वहीं उसके आसपास आते ही सबकी नज़रें नीचे हो जाती थी, खासकर लड़कों की, और लड़कियों के मुंह उतरे हुए होते थे। लेकिन एक शख्स अभी भी नहीं बदला था, वो थी ऋचा, जो बस मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। यार, मैंने तो सिर्फ जशन सिंह शेखावत के एटीट्यूड के बारे में सुना था, लेकिन आज उनकी एटीट्यूड की हल्की सी झलक देखने को भी मिल गई। ऋचा ने अति को देखते हुए कहा तो अति बस मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़कर क्लास की तरफ बढ़ गई। वहीं अति के कॉलेज जाने के बारे में सुनकर जशन भी ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आया, जहां रागिनी, नियति, मनीषा और हर्ष डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। लेकिन तभी नियति अपनी जगह से उठी और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी। उसे यूं भागते देख जशन हल्का सा टेढ़ा मुस्कुराया। रागिनी जी जल्दी से जशन के बाद आई और बोली, पता नहीं क्यों सुबह से ही नियति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ भी खाती है तो उल्टी हो रही है। मैंने उसे डॉक्टर के लिए कहा, लेकिन मान ही नहीं रही। लेकिन तुम्हारी बात को इनकार वो बिल्कुल नहीं करेगी, इसलिए तुम ही उसे डॉक्टर के पास ले जाओ ना। उनकी बात सुनकर जशन ने थोड़ा हैरानी से उन्हें देखा और मन ही मन बोला, पहले बीमारी भी मैं ही दूँ और फिर इलाज भी मैं ही कराऊं। इतने में नियति बाहर आई तो जशन ने उसकी तरफ देखा और व्यंग्य से बोला, क्या बात, कल रात ड्रिंक अति ने की और उसका हैंगओवर तुम्हें हो रहा है। उसकी बात सुनकर नियति को एकदम से खांसी आ गई तो जशन ने उसकी पीठ हल्की सी थपथपाई और बोला, डॉक्टर की नहीं, शायद तुम्हें आराम की ज़रूरत है, लेकिन अगर फिर भी डॉक्टर की ज़रूरत हो तो कॉल करके बुला लेना। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। टेबल पर पड़ा एक लैपटॉप एक शख्स ने उठाया और नीचे ज़मीन पर पटक दिया और गुस्से से गरजते हुए बोला,
आखिर ऐसा क्या है उस जसन सिंह शेखावत के पास जो हर बार उसे पहले ही पता चल जाता है कि हम उसके खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं? कैसे वो हर बार हमसे जीत जाता है? गुस्से से कांपता हुआ वो शख्स करीबन 50-55 साल का था। उनके सामने ही खड़ा एक 27-28 साल का युवक उन्हें गुस्से में यूं कांपते हुए देखकर उनके थोड़ा करीब आया और अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए डैड, अगर उस जसन सिंह शेखावत के पास कोई चिराग भी हुआ तो मैं उसे छीन कर ले आऊँगा। अब तक आप अकेले थे इसलिए हारते रहे, लेकिन अब आपके साथ मैं खड़ा हूँ। आपके इरादे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे इरादे सिर्फ़ और सिर्फ जसन सिंह शेखावत की बर्बादी है और अपने इरादों को मैं किसी भी तरह पूरा करके रहूँगा। अपनी बात कहते हुए ही वो शख्स अपने कैबिन में लगे एक बड़े से आईने के सामने आया और ख़ुद को देखने लगा। उसकी पर्सनालिटी एकदम स्ट्रॉन्ग और डैशिंग थी, लेकिन जैसन के मुकाबले थोड़ी कम थी। वही अपने आलीशान कैबिन में बैठा हुआ जैसन ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था। उसकी नज़रें अपने लैपटॉप पर थीं और होठों पर एक कातिलाना मुस्कुराहट थी। उसने वो कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा और बड़े दिलकश अंदाज में बोला, लोगों को लगता है मैं अलादीन का चिराग लेकर घूम रहा हूँ। बेअकल है वो, क्योंकि इतना भी नहीं जानते कि मैं तो सिर्फ दिमाग लेकर घूम रहा हूँ। अति का पूरा दिन कॉलेज में ही बीता, लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग था, क्योंकि आज से पहले हर दिन ही उसका सामना अक्सर सिंघानिया से होता और उन दोनों के बीच बहस हो जाती। लेकिन आज अक्सर उसके सामने बहुत बार आया, लेकिन दोनों के बीच बिल्कुल भी लड़ाई नहीं हुई, बल्कि अक्सर उसे देखता रहता और आज उसकी नज़रों में कुछ अलग ही बात थी। सुबह जो कुछ भी हुआ उस बात से मोना अक्सर से बहुत खफा थी, लेकिन अक्सर ने उसे मनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और इस बात से मोना और ज़्यादा चिढ़ गई थी और इसी वजह से उसे जहाँ भी अति दिखाई देती वो वहीं उसे घूर घूर कर देख रही थी। पर आती को इन बातों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे जिस बात से और जिस इंसान से फ़र्क पड़ता था सिर्फ़ और सिर्फ जसन। कॉलेज से घर वापसी के वक्त उसे सुबह के वक्त कही हुई जसन की बातें ही याद आ रही थी। बहुत शौक़ है ना आपको नियति के साथ वक्त बिताने का, तो बिताइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह गुस्से से बोल रही थी और फिर अपनी ही बातों से खिंच गई और बोली, जी तो करता है जिन टांगों से आप उनके पास जाते हैं वो टांगें ही तोड़ दूँ। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वो घर पहुंची तो डॉक्टर दरवाजे से ही निकल रहे थे। घर में डॉक्टर को आते देख उसकी जान हलक में अटक गई। कहीं जसन को तो कुछ नहीं हो गया, ये सोचकर ही उसकी जान निकल रही थी। प्लीज़ भगवान ऐसा कुछ मत करना, आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ मेरे जसन जी को कुछ ना हो, वो सोचते सोचते ही रोने लगी थी। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी उसे मनीषा भी सीढ़ियों से आती दिखाई दी। वो तो उसे देखकर नहीं रुकती, लेकिन मनीषा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, बधाई हो, लगता है बहुत जल्दी माँ बनने वाली हो तुम। अति ने एकदम हैरानी भरी नज़रों से उसे देखा और बोली, क्या बकवास कर रही हो? अरे अब जसन जी बाप बनेंगे तो तुम भी तो माँ बनोगी। ओह सॉरी, माँ नहीं, सौतेली माँ बनोगी, क्योंकि प्रेग्नेंट तो नियति है ना, मनीषा ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन उसकी बात सुन अति का दिल धक धक करने लगा और उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे सच में ही उसकी जान किसी ने निकाल ली हो। क्या हुआ, लगता है इस खुशखबरी से तुम खुश नहीं हो? मनीषा ने अपनी तिरछी निगाहों से उसे देखते हुए कहा। अति की आंखें नम होने लगी थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए मनीषा से पूछा, आपको कैसे पता? अरे मुझे क्या, अब तो पूरे शेखावत मैंशन को पता चल चुका है। सुबह से नियति को उल्टियाँ हो रही हैं और लगता है तुम भूल रही हो कि थोड़े दिन पहले तक नियति जसन के कमरे में ही थी और फिर रात को कहाँ मर्द बीवियों से दूर रह पाते हैं। तुम बच्ची हो इसलिए अभी इन बातों को नहीं समझोगी, लेकिन कभी ध्यान से देखना, आज भी जसन जी की नज़रें नियति से हटती नहीं हैं। मनीषा ने उसके ज़ख्मी दिल पर नमक छिड़कते हुए कहा और फिर कमर मटकाते हुए वहाँ से चली गई। पर अति के दिमाग में बेफिजूल की बातें छोड़ गई थी। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। दिल कह रहा था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता,
लेकिन दिमाग मनीषा की बातों ने पूरी तरह से उलझा कर रख दिया था। वह अपने धड़कते हुए दिल के साथ नियति के कमरे की तरफ बढ़ी तो सच में नियति बेड पर लेटी हुई थी और उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही थी। देखते ही देखते नियति अपनी जगह से उठी और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ी। अब उसके दिमाग में जसन और नियति का एक रूम में एक साथ होना ही चल रहा था। वो भारी कदमों के साथ अपने कमरे में आई। उसका बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। बस मन कर रहा था कि यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। लेकिन ऐसे तो वो बिल्कुल नहीं जाने वाली थी जब तक जसन खुद उसे इस बात का जवाब नहीं दे देता। उसने सोच लिया था कि अगर सच में ऐसा हुआ तो वो एक पल भी यहाँ नहीं रुकेगी। थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला तो जसन अंदर आया। अति सुबह वाली बात को लेकर उसे नाराज़ थी, इसलिए उससे बात नहीं करना चाहती थी। जसन भी उनमें थोड़ी अकल लाने के चक्कर में ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसके चुप रहने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस बात से वो और भी ज़्यादा खींच रही थी। वो कब से तकिए को अपनी गोद में लेकर बैठी थी और सामने जसन को देख रही थी जो अपने कपड़े बदल रहा था। उसने एक टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने और आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगा। अब इससे ज़्यादा अति और बर्दाश्त नहीं कर पाई और तकिए को बेड पर पटक कर जसन के करीब आई और उसे एक ही बार में घुमाकर अपने सामने करते हुए बोली, आपको पता है नियति की तबीयत खराब है? मुझे कैसे नहीं पता होगा, मेरी वजह से ही तो खराब है। जसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जैसे अपने इस किए पर उसे पता नहीं कितना ही गर्व हो। मतलब आप मानते हैं कि जो भी हो रहा है वो आपने ही किया है? कहते हुए अति की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई। यस ऑफ कोर्स, जसन ने अभी भी उसी एटीट्यूड में कहा तो अति ने उसे उसकी टी शर्ट से पकड़ा और बोली, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं उनके साथ? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? आप इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं? कूल डाउन, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे ना जाने क्या ही हो गया हो। कुछ नहीं होगा उसे, ठीक हो जाएगी वो। और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए, आखिर मैंने तुम्हारे लिए ही तो ये सब किया है। मेरे लिए? अति ने हैरानी से कहा और फिर उसे कॉलेज वाली बातें याद आईं जहाँ उसने जसन को कहा था कि उसे बच्चे चाहिए, लेकिन वह उसे बच्चे इस तरह से देगा ये तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जसन कुछ कहता उससे पहले ही अति ने उसकी टी शर्ट छोड़ी और उसे हल्का सा धक्का देते हुए बोली, मुझे अब आपसे कोई जवाब चाहिए ही नहीं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। जाइए, अब आप अपनी नियति के पास ही जाइए, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। आर यू श्योर? तुम अभी भी यही चाहती हो कि मैं अपनी नियति के पास जाऊं? जसन ने पूछा। उसे दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था कि अति के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा होता तो वो अपनी बेबी डॉल के सारे शक दूर कर देता। अति ने एक बार फिर से उसे नाराज़गी भरी नज़रों से देखा और फिर उसे एक बार और धक्का देते हुए जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। खुद की गलती मानने की बजाय मुझ पर ही गुस्सा दिखा रही हो। कोई बात नहीं बेबी डॉल, देखता हूँ कब तक गुस्सा रहती हो तुम, जसन ने मन ही मन कहा और कमरे से बाहर निकल गया। वहीं बाथरूम में आते ही अति फपक फपक कर रो पड़ी। उसने सोचा भी नहीं था कि जसन इस बात को इतना ईजिली लेगा। उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके लिए तो ये बात जैसे कोई मायने ही नहीं रखती थी। लेकिन अति का तो कलेजा फट रहा था। वो सारे वायदे, वो सारा प्यार जो जसन ने उसे दिया, अब उसे सब झूठ लग रहा था। काफ़ी देर रोने के बाद उसने अपने आंसू साफ किए और बोली, मुझे लगता था आप नियति से प्यार नहीं करते, इसलिए आपने मुझसे शादी की। लेकिन अब तो साफ है कि इस शादी का कोई मतलब नहीं। आप अभी भी नियति से प्यार करते हैं। वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। इससे ज़्यादा बड़ा सबूत क्या चाहिए ये साबित करने के लिए कि आज भी आपके दिल में वो ही है। और अगर आपके दिल में वो है तो आपकी ज़िंदगी और आपके घर में भी सिर्फ उनकी ही जगह होनी चाहिए। मेरा आप पर कोई हक नहीं। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं आज यहाँ से चली जाऊँगी।